हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारी सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसके अंदर हम फिजिक्स के भी सभी कॉन्सेप्ट्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और ओवरऑल जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? क्या होगा? ठीक है, which of the following can make? ठीक है, इसमें से कौन सी हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि किससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है पॉइंट सोर्स से आएगी और उससे क्या होगा और ये किस कंडीशन में होता है। तो देखो, ऑप्शन ए है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, बी है कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, सी है टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, एंड डी है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो देखो, जो हमारा पॉइंट सोर्स है उसको जब हम फोकस पे रखते हैं किसी भी कॉन्केव मिरर के अंदर, या फिर उसका अपोजिट होता है लेंस में, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो जब भी हम पॉइंट सोर्स को रखते हैं फोकस पे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो जो हमारी लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कितने लॉन्ग है? 10 mm लॉन्ग है। अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या बोला गया है? जब हम 10 mm लॉन्ग ऑल पिन को प्लेस करते हैं वर्टिकली किसी कॉन्केव मिरर के पास, तो जो हमारे इमेज बनती है वो 5 mm लॉन्ग बनती है और 30 सेंटीमीटर मिरर से के फ्रंट पे बनती है। अब हमें बताना है कि उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -v अपॉन में u। ठीक, अब हमें यहाँ पे u पता करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा -v इंटू में h अपॉन में h डैश। अब देखो, नाउ v कितना है हमारा, माइनस का 37। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 37 इंटू में हाइट ऑफ इमेज। h जो है वो है हमारा इसमें 10 और h डैश जो है वो है हमारा इसमें 5। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में -5। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 5, 5 6 30, यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? मिरर फॉर्मूला वो है 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू में 1/u प्लस 1/v माइनस ऑफ वन अपॉन में 60 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन में 30। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -60 -1 माइनस ऑफ 2, यानी -3 अपॉन में 60 कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, -1/20, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी।
Question number 3. Under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object? हमें बताना है किस कंडीशन में जो हमारा कनकेव मिरर है वो इमेज बनाता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से लार्जर। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर के रेडियस के इक्वल पे रखा हो। सेकंड है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ से लेस पे रखा हो। सी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस हो। डी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कर्वेचर से ग्रेटर डिस्टेंस पर रखा हो। तो देखो अब इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारा ये होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन रखा होगा फोकस और सेंटर के। जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट से लार्जर देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो देखो, ये हुआ हमारा कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ हमारा फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आ जाती है। अब जब ये जहाँ मीट करेगी तो जो हमारी इमेज है वो क्या बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। Question number 4. A light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. हमारे पास यहाँ फिगर गिवन है जिसमें जो लाइट है वो मीडियम ए से कहाँ जा रही है, मीडियम बी पे। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए विल बी, हमें बताना है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम बी का वो ए के कंपैरिजन में क्या होगा। ए ग्रेटर देन यूनिटी, बी लेस देन यूनिटी, सी इक्वल टू यूनिटी और डी जीरो। यानी जो ग्रेटर होगा यूनिटी से, कम होगा यूनिटी से, उसके बराबर होगा या फिर जीरो होगा। तो देखो जब लाइट हमारे ट्रेवल करती है एक मीडियम से अनदर मीडियम पे तो इस प्रोसेस को या फिर इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जो कौन सा फिनोमिना हुआ हमारा, रिफ्रैक्शन का। और होता क्या है कि जब एक्सटेंट बेंडिंग किसी पर डिपेंड करती है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है दो मीडियम की। अब हमारे पास ये जो फिगर गिवन है उसमें जो लाइट रे है वो बेंड हो रहा है नॉर्मल की तरफ, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी लाइट है वो रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में। यानी जो रेयर मीडियम है वो है ए और जो डेंसर मीडियम है वो है हमारा मीडियम बी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम बी का ए के कंपैरिजन में, तो हम उसका रेशियो अगर निकालेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा बी का मीडियम है वो ए के कंपैरिजन में डेंसर है, यानी यूनिटी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर ए।
Question number 5. Figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A is. क्या बोला गया? हमारे पास यहाँ पे फिगर शो की गई है जिसमें ये बोला गया है कि मीडियम ए से मीडियम बी में क्या हो रही है? लाइट ट्रेवल कर रही है. दिस वन मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए. हमें यहाँ पे क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताना है. तो देखो होगा क्या, यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी इंसिडेंट रे है मीडियम ए से जो हमारी लाइट जा रही है वो कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे. अब उस पे एंगल हमारा कितने डिग्री है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है दिस वन. और वहीं अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये हो गया हमारा इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कि कितने एंगल से जो हमारी लाइट है वो क्या कर रही है? रिफ्रेक्ट कर रही है. अब अगर हम यहाँ पे इंडेक्स एन की बात करें वो किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर. साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस यानी साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री. अब साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? √3/√2. और साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2. ये क्रॉस होके कितना हो जाएगा? √2 अपॉन में 1. √2 से √2 वैल्यू कैंसिल यानी √3/1. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन में 2. साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम फ्रैक्शनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 √2/1. √2 से 2 हमारा कैंसिल, नीचे एक रूट बच जाएगा तो हो जाएगा √3 अपॉन में √2. यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ? वो है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए. Question number 6. A beam of light is incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in the figure. तो क्या बोला गया है? एक बीम ऑफ लाइट है वो होल्स से आ रही है साइड ए से और इमर्ज कहाँ हो रही है? दूसरी साइड पे एज शोन इन दी फिगर दिस वन. ठीक है, ये बी वाली साइड की बात की गई है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स. अब हमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है क्योंकि लाइट्स तो हमारी पैरेलल आ रही है. देन एक साइड कलेक्ट होकर के फिर इमर्ज हुई है. तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शंस है. ए कॉनकेव लेंस, बी है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सी है प्रिज्म और डी है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस. तो देखो ये जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है इसमें जो पैरेलल रे है वो क्या हो जा रही है? पैरेलल रेज है वो क्या हो जा रही है? कन्वर्ज हो जा रही है, इकट्ठी हो जा रही है. ठीक है, इट इज पॉसिबल. ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब उसके अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट हो? कॉन्वेक्स लेंस. यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी. Question number 7. Magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles. देखो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है रियर व्यू मिरर से जो व्हीकल्स के अंदर फिट होते हैं वो क्या क्या होता है?
इज लेस देन वन, वन से लेस देन होता है, मोर देन वन होता है, वन के इक्वल होता है, कैन बी मोर देन और लेस देन और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑन इट। ज्यादा होगा कम होगा वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे फ्रंट पे रखा गया है। तो देखो, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर, उनके अंदर कौन सा मिरर प्रेजेंट होता है, वो है हमारा उसमें कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो हमेशा कैसी इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो इमेज हमेशा होती है हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और डायमंड्स इमेज, मतलब छोटी इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वही जो हमारा डायमेंस का मतलब ये है कि जो इमेज का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट की साइज से, जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो जिसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है वो वन से क्या होती है, छोटी। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इज लेस देन वन। Question number 8. Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. क्या बोला गया है, रेज जो आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है पॉइंट 15 सेंटीमीटर पे कॉन्केव मिरर की फ्रंट में। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिसमें जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, जो हमारी रेज आ रही है सन से वो पैरेलल होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्केव मिरर से वो कन्वर्ज होंगी प्रिंसिपल फोकस यानी एफ पर। जो पॉइंट है जहाँ पे रेज हमारी कन्वर्ज है वो कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है वो हमारी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, फोकल लेंथ, यानी एफ हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर के केस में जो हमारा इमेज का साइज है और वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो तब इक्वल होता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा वो केस था जिसमें हमारी जो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज है वो दोनों इक्वल थी। तो जो हमारा, अगर हम रेडियस में बात करें तो रेडियस किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। और ये जो रेडियस है यही हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाई 15, r इज इक्वल्स टू में 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, मिरर से 30 सेंटीमीटर फ्रंट पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens। क्या बोला गया है कि जो हमारी इमेज है कैंडल फ्लेम की वो फॉर्म होती है लेंस पे, जो उसकी स्क्रीन प्लेस है उसकी अनदर साइड ऑफ लेंस पे। इफ द इमेज इज 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी इमेज है किसकी, हम्म, हाँ, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी इमेज मिल रही है फ्लेम की, अगर वो उस फ्लेम के साइज से 3 टाइम्स ज्यादा है और जो डिस्टेंस है लेंस का इमेज के बीच में वो है 80 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बोला गया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द कैंडल बी प्लेस्ड, हमें किस डिस्टेंस पे कैंडल को प्लेस करना चाहिए लेंस से। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का क्या नेचर होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड है। फर्स्ट देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें कि हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज यानी HI वो किसके बराबर दे रखी है? 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के यानी HOK, स्मॉल HOK। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस गिवन है, यानी V इज इक्वल्स टू में 80 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू में V बाई यू। तो अब देखो, हाइट ऑफ इमेज को हम क्या लिख सकते हैं? -3 इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू में 80 बाई यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? -80/3। अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस के फ्रंट पे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव साइंस इंडिकेट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, अब जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो अनदर साइड ऑफ द लेंस में होगी। तो जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी। साथ ही साथ इमेज कैसे होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हमसे यहाँ से पूछा गया है कि लेंस कौन सा यूज होगा, तो देखो पहले नेचर ऑफ द इमेज एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। हमें पहले ये बताना था कि कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो वो डिस्टेंस हमने निकाला। नेचर पूछा गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, और कौन से लेंस का होगा? ये सब तब पॉसिबल होगा जब हमारा लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। Question number 10. Size of image of an object by a mirror having a focal length of 20 सेंटीमीटर। जो साइज है इमेज का, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स साइज एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस। हमें बताना है कि किस डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे मिरर के सामने, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। मिरर का भी हमें नेचर बताना है, और कौन से मिरर को हम यहाँ पे यूज करेंगे हमें वो भी बताना है। तो पिछले केस में हमने लेंस के बारे में देखा था, दिस वन। अब जो हमारे पास है वो कौन सा केस है? मिरर का। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन है, पहले हम लिखते हैं कि फोकल लेंथ हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है? 1/3। हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यू, एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज एंड मिरर, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करें
तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, -v/u के, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू में -v/u, यानी u किसके बराबर आया, यस, u किसके बराबर आया, वो है हमारा -v/3 के, और अगर यहाँ से हम v को बराबर रखें तो ये हो जाएगा -u/3। ठीक है, अब होगा क्या, हम मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/20 इज इक्वल्स टू में 1 बाय -u/3 प्लस 1 में u। सॉल्व करेंगे, 1/20 इज इक्वल्स टू में -3 में u प्लस 1 में u, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 इज इक्वल्स टू में -3 प्लस 1 में u, 1/20 इज इक्वल्स टू में -2 में u, एंड u इज इक्वल्स टू में -2 इंटू में 20, एंड u बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ द मिरर में प्रेजेंट होगा, फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द मिरर में प्लेस्ड होगा। अब हमारे पास m किसके बराबर है, +1/3 के, जिसमें जो हमारी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डायमेंस्ड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गया, वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू थी, u की। साथ ही साथ हमें मिरर पता चल गया, वर्चुअल इरेक्ट कौन सी केस में बनता है, वो है हमारा इसमें कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। हमें पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, उसकी क्या यूनिट होती है। एक स्टूडेंट जो है वो यूज करता है लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और दूसरी की लेंस की फोकल लेंथ है -50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, लेंस के नेचर को बताना है, एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम, और हमें दोनों कंडीशन में लेंस की पावर को भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कि द पावर ऑफ अ लेंस, the power of a lens is a measure of its ability to converge or diverge light रेज। ठीक है, क्या एबिलिटी है लेंस की कन्वर्ज करने की लाइट रेज को और डाइवर्ज करने की, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर। यानी P किसके बराबर होगा, 1/f के, जिसमें अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एक डायोप्टर किसके बराबर भी होता है, मीटर इनवर्स की, क्योंकि जो पावर है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के, तो हम इसे 1 में मीटर भी लिख सकते हैं, इस वजह से किसके बराबर हो गया, मीटर इनवर्स की। अब हमें स्टूडेंट के लेंस को कैलकुलेट करना है, तो देखो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे पावर 1 किसके बराबर होगी, 1 में फर्स्ट की फोकल लेंथ, यानी 1/50 सेंटीमीटर की। हमेशा इसको मीटर में कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी किसके बराबर हुआ, 2 डायोप्टर की।
सेकेंड कंडीशन में पावर 2 में हम सेकेंड फोकल लेंथ को रखेंगे, तो वो हमें गिवन है -50 सेंटीमीटर। अगेन मीटर में चेंज करेंगे, माइनस का 0.5 मीटर और ये हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। अब देखो, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है। तो जो पॉजिटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा होगा, कॉन्केव लेंस होगा। तो पहले जो स्टूडेंट है वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है, जिसका जो पावर है वो 2 डायोप्टर है प्लस में। और जो सेकेंड स्टूडेंट है वो यूज करता है कनकेव लेंस, जिसका जो पावर है वो है -2 डायोप्टर। Question number 12. A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. क्या बोला गया है, एक जो स्टूडेंट है वो फोकस करता है इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम को व्हाइट स्क्रीन में, किसका यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। वो नोट करता है पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। तो जो पोजीशन है कैंडल की वो कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन है 50 सेंटीमीटर। स्क्रीन की पोजीशन है 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। हमें बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वेयर विल द इमेज विल बी formed if he shifts the candle towards the lens at position of 31 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होगी अगर हम कैंडल को शिफ्ट करते हैं लेंस की तरफ 31 सेंटीमीटर की पोजीशन पे। थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। क्या नेचर होगा इमेज का अगर हम दोबारा से जो कैंडल है उसको लेंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। फोर्थ में हमें रे डायग्राम बनाना है इस पूरे केस के लिए। जो हमारे पास वन मोर थिंग फोर्थ में बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन केस थर्ड एज सेड अबव। जो हमारे पास थर्ड केस गिवन है हमें उसका क्या बनाना है, इमेज डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले पोजीशन क्या दे रखी है कैंडल की 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन हमें कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर और हमारे पास स्क्रीन की पोजीशन दे रखी है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू किसके बराबर होगा, जब हम 50 में से किसको माइनस करेंगे 12 को, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन से जब हम कैंडल की पोजीशन को माइनस करेंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो किसके बराबर है 50 में से 12 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस की 38 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इमेज की पोजीशन की। तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज v इज इक्वल्स टू में 88 माइनस 50। जब हम 88 में से 50 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 38 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में फोकल लेंथ को, तो फोकल लेंथ को निकालेंगे हम लेंस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट मेंशन करेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equals to में 1 by f।
वैल्यूज को पुट करेंगे 1/38 माइनस 1/38 इज इक्वल्स टू में 1/f. नाउ दिस इज 2/38 इज इक्वल्स टू में 1/f. कैंसिल करेंगे तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 19 सेंटीमीटर. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर. तो देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब क्या होगी हमारे पास, अगर हमारा जो पोजीशन दिया गया है कैंडल का वो कितना हो गया, पहले 12 था, 12 सब कितना हो गया 31 सेंटीमीटर. तो इस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 50 माइनस 31 सेंटीमीटर पे शिफ्ट किया गया है, ये हो जाएगी हमारी माइनस की 90 सेंटीमीटर. अगेन क्या यूज करेंगे हम, लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे. यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f. तो ये हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1 में माइनस 19 इज इक्वल्स टू में 1/19. 1/v इज इक्वल्स टू में 1/19 माइनस का 1/19. देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, जो उधर जाके अगेन माइनस में कैंसिल करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू में 0. तो जो v की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, हमारी इन्फिनिटी के बराबर. अब थर्ड केस में हमसे क्या पूछा गया है, देखो सेकंड में हमसे पूछा गया था कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी. अब बारी आती है थर्ड केस की. तो देखो थर्ड केस में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस. तो जो हमारी इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, तो प्रीवियस केस जो था हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में हमने जब सिलेक्ट आंसर निकाला तो उसमें इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब हम कैंडल को फोकस पे रखेंगे और अगर हम उसको फर्दर शिफ्ट करेंगे लेंस की तरफ तो जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साथ ही साथ मैग्नीफाइड इमेज हमें देखने को मिलेगी. तो हम यहाँ पे पूरा रीजन मेंशन करेंगे कि द कैंडल वॉज kept at the focus if he further shifts the candle toward the lens, the virtual, erect and magnified image will be formed. अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, हमें रे डायग्राम बनाना है थर्ड केस को लेकर के. तो यहाँ पे हम एक रे डायग्राम बनाएंगे. तो जो हमारा कैंडल है वो फोकस से आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है. अब इस कंडीशन में होगा क्या, लाइट हमारी कहाँ से जाएगी, देखो दिस वन लाइट रह गई और कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से होकर गुजरेगी. यहाँ पे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ. नाउ
लाइट रेज आएंगी और वापस यहीं से टकरा करके चली जाएगी। जब हम इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो जो हमारी इमेज है वो समथिंग इस पॉइंट पे बनेगी, यानी 2f के पीछे। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी डैश, और ये है हमारा इसमें ए और बी। ये किसका आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। एक फुल लेंथ अगर हमें किसी भी टॉल बिल्डिंग की देखनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए है कॉनकेव मिरर, बी है कॉन्वेक्स मिरर, सी है प्लेन मिरर, डी है बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो देखो, प्लेन मिरर का हम यूज नहीं करेंगे, डी ऑप्शन में भी बोला गया है प्लेन मिरर का यूज करेंगे तो नहीं। अब देखो, जब हमें किसी भी टॉल बिल्डिंग की पूरी लेंथ देखनी हैगी तो उस कंडीशन में हम कौन से मिरर का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक हमारा वो स्फेरिकल मिरर होता है जो लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी फैलाता है। जितनी ज्यादा लाइट रेज फैलेंगी उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी टॉल बिल्डिंग की इमेज को देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। देखो, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और हेडलाइट्स की जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होते हैं उसमें जो बल्ब प्लेस किया जाता है वो कहाँ प्लेस किया जाता है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बी है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, सी है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, एंड डी है हमारे पास एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो देखो, जो हमारी टॉर्चेस होती हैं, सर्च लाइट्स होती हैं, या फिर व्हीकल्स में जो भी हेडलाइट्स का हम यूज करते हैं उसमें हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। किसके लिए? रिफ्लेक्टर के लिए। जो हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स क्या है जिससे लाइट प्रोड्यूस हो? वो है इसमें बल्ब। तो जो हमारा बल्ब है वो प्रिंसिपल फोकस के बहुत पास में प्रेजेंट होता है, यानी कॉन्केव जो रिफ्लेक्टर है हमारे पास उसके पास में प्रेजेंट होता है, जिससे जो तो लाइट रेज होती है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इससे जो है हमारी बहुत पावरफुल पैरेलल बीम क्रिएट होती हुई हमें दिखाई देगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ फिर वो क्या हुआ? नियर द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए होल्ड गुड है, मतलब किससे ज्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं? प्लेन मिरर पर सिर्फ, कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पर, या फिर सभी मिरर्स पर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, उसकी शेप से रिस्पेक्टिव पे। देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या बताते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुआ। और साथ ही साथ ये भी इसमें स्टेटमेंट है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वो एक रिफ्लेक्टेड रे पे सेम प्लेन पर पाए जाते हैं। और ये जो है ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर टाइप के मिरर्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। उनके स्पेसिफिक शेप और कर्वेचर पर वो नहीं जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी तरीके के मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द पाथ ऑफ अ रे
of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by four students are shown as A, B, C and D in figure. Which one of them is correct? ये बोला गया है जो हमारा पाथवे बताया गया है लाइट का वो एयर से पास होते हुए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर आ रहा है जिसमें चार स्टूडेंट्स ने उसके पाथ को बताया है A, B, C और D. हमें इसमें से बताना है कि करेक्ट जो पाथवे है वो कौन सा है. तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें ए वाले डायग्राम में तो जो हमारी रे है वो बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अपॉन द एंट्री विच इज इनकरेक्ट. ठीक है. स्ट्रेट जा रही है बल्कि जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे काम है एयर से अलग मीडियम पे आ रही है तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत हुआ यानी ए वाली जो फिगर है वो गलत. बी पर आते हैं. बी में जो हमारी रे है वो नॉर्मल की तरफ तो बेंड हो रही है. दिस वन अगर यहाँ पे हम नॉर्मल डालें तो ये नॉर्मल की तरफ तो बेंड हो रही है लेकिन जब इसकी एग्जिट हो रही है तो ये नॉर्मल से क्या जा रही है बहुत दूर जा रही है और ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी इनकरेक्ट क्योंकि देखो रेयर टू डेंसर डेंसर टू रेयर है तो ये भी हमारा गलत हुआ. सी फिगर पे आते हैं तो सी फिगर में क्या हो रहा है कि जो हमारी रे है वो नॉर्मल की तरफ तो बेंड हो रही है एंट्री के टाइम पे सेम उसी तरीके से वो नॉर्मल के अवे भी जा रही है एग्जिट के टाइम पे. और यहाँ पे जो हमारी इमर्जेंट रे है ये जो हमारी इमर्जेंट रे है वो किसके भी पैरेलल है हमारी इंसिडेंट रे के भी पैरेलल है. तो जो करेक्ट फिगर हुई वो कौन सी हुई सी यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. यू आर गिवन वाटर मस्टर्ड ऑयल ग्लिसरीन एंड केरोसिन. तुम्हें क्या दिया गया है वाटर दिया गया है मस्टर्ड ऑयल दिया गया है ग्लिसरीन और केरोसिन. अब इन विच ऑफ दिस मीडियम अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट. हमें बताना है कि किसमें जो है हमारी जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगी ऑब्लिकली बेंड होगी. तो अगर हम वाटर की बात करें तो जो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.33 अप्रोक्सीमेटली. वहीं अगर हम किसकी बात करें मस्टर्ड ऑयल की तो मस्टर्ड ऑयल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.46. ग्लिसरीन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1.47 और केरोसिन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.44. तब होगा क्या जो हमारी अमाउंट ऑफ रे होंगी इसकी लाइट्स की वो बेंड होंगी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा किसकी वजह से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से. तो जिसका हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मतलब वो ज्यादा लाइट बेंड करेगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है ग्लिसरीन का. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Question number 18. A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size and that of the legs smaller. एक जो चाइल्ड है वो मैजिक मिरर के सामने खड़ा है. ठीक है. अब मैजिक मिरर के सामने तो वैसे भी जो जो साइज है वो बड़े छोटे दिखते हैं तो उसने क्या देखा कि जो उसके हेड वाला रीजन है यानी जो उसका सर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है. मिडल पोर्शन जो है बॉडी का वो सेम साइज का है और जो उसके लेग वाला रीजन है वो क्या है स्मॉल. हमें बताना है कि किस ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन से वहां मैजिकल मिरर के अंदर क्या लगी हुई है मैजिकल मिरर में हमारे मिरर प्लेस है. तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों मिरर्स दे रखे हैं. तो हेड वाला रीजन कैसा है हमारा जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो ये कोई ह्यूमन है उसकी जो बॉडी है वो सेम दिख रही है और जो उसके पैर है वो कैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे.
अब हेड वाला रीजन कैसा है, लार्जर है, तो वहां पे कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है। दूसरा, उसका जो बॉडी है वो सेम है, यानी वहां पे प्लेन मिरर होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में लेफ्ट वाला राइट वहां पे हमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज ऑफ बॉडी देखने को मिलेगी। लेग वाला रीजन में हमारी जो लेग है वो बहुत शॉर्टर, यानी बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ हमारे पास इसमें, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। Question number 19. In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? हमें बताना है इनमें से कौन सी मिरर होगा या लेंस होगा जिसके अंदर जो हमारी इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी के प्लेस करने पे पॉइंट साइज और डायमेंशन दिखाई देगी। ए है कॉनकेव मिरर, बी है कॉन्वेक्स मिरर, सी है कॉन्वेक्स लेंस और डी है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो, जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो हमारी लाइट आती है या लाइट रेज आती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद की केस लेंगे तो दोनों केस में जो हमारे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उन सब में ये पैरेलल रेज जो होती है वो कन्वर्ज हो जाती है पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल फोकस पे, या फिर डाइवर्ज हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस पे। यानी हम चारों केसेस में देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो पॉइंट साइज और हाईली डायमेंशन देखने को मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। हमें बताना है डिवाइस के बारे में, स्फेरिकल मिरर की तरह या लेंस की तरह यूज किया जाता है जिसमें इमेज की फॉर्मेशन होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट हर एक केस में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज enlarged एंड बिहाइंड इट। देखो, जब हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है, दिस वन। और हमेशा कैसे बनेगी, मिरर के पीछे बनती है। तो यहाँ पे कौन से मिरर का यूज किया गया है, वो है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है। बी में बोला गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज enlarged एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसका यूज किया गया है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का इस वजह से क्योंकि इमेज कैसी है, इनलार्ज है। ठीक है, साथ ही साथ वर्चुअल भी होगी, और ये हमारी इरेक्ट इमेज है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। सी में बोला गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डायमेंस्ड। अब इमेज कैसी है, डायमेंस्ड है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हमारा कौन सा लेंस का यूज किया गया है, कॉनकेव लेंस का, क्योंकि इमेज हमारी बहुत डायमेंस्ड है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और जो फॉर्मेशन हो रही है इमेज की वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो रही है। डी में हमारे पास ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी पे और डिवाइस के बीच में, इमेज फॉर्म्ड इज डायमंड्स एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, और जो इमेज है वो उसके पीछे बन रही है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा एक्सेप्शन वाला केस था वो हमारा ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट में, वो कितना है 1.6, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5। हमें किसका निकालना है, डायमंड का। तो देखो ये कैसे निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू
ग्लास कितना दे रखा है हमें, वो है 1.6। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। और हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो हमें पता है हमें किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, डायमंड का ग्लास के साथ, जो किसके बराबर होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वैल्यूज रखेंगे 1.6 इज इक्वल्स टू में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में 1.5। तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल्स टू में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड किसके बराबर आ जाएगा, 2.4 के बराबर। Write laws of refraction. Explain the same with the help of ray diagram. When a ray of light passes through a rectangular glass slab. हमें क्या करना है, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को बताना है, उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर उसको रे डायग्राम के थ्रू बताना है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का, कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर लाई करता है। यहाँ पे हम दोनों लॉस को लिखेंगे। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the all lie on the same plane। सेकेंड लॉ में क्या है कि जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, वो क्या होता है, अपॉन में रिफ्लेक्टेड रे का जो होता है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड लॉ में कि द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द refracted ray are constant, and this law is also known as स्नेल्स लॉ। इस लॉ को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। अब हमें क्या बताना था, ग्लास स्लैब के अंदर बताना था। तो पहले हम यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को ड्रॉ करते हैं। दिस वन, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नॉर्मल। लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स बेंड होगी नॉर्मल के, देन वो पैरेलल जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर हम एक डॉट को स्क्रीन करें तो ये जो हमारी इमर्जेंट रे है, इस गैप को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा N2। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। ठीक है, ये है हमारा इसमें ग्लास स्लैब।
Question number 23. Why does a light ray incident on a rectangular glass slab immersed in any medium emerges parallel to itself? क्या बोला गया है? क्यों जो हमारी लाइट रे होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर इंसिडेंट लाइट रे होती है वो इमर्ज हो जाती है किसी भी मीडियम में और पैरेलल हो जाएगी। हमें इसको एक्सप्लेन करना है एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। तो देखो डायग्राम हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बना चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बस इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम अगर देखें तो जो हमारा लाइट रेज होती है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है, इमर्ज होती है एक पर्टिकुलर मीडियम पे। वो किस फिनोमिना के अंदर जाती है? रिफ्रैक्शन के अंदर, लेकिन टू टाइम्स। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है और इस केस में भी रिफ्रैक्शन होता है। तो दो टाइम वो हमारे रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को करती है। एक टाइम जब वो ग्लास में एंटरिंग होती है, दूसरा जब एग्जिटिंग होती है। पहले रिफ्रैक्शन में जो हमारी लाइट रे है वो डेंसर ग्लास मीडियम की तरफ जाती है। देखो बाहर का मीडियम रेयर है, अंदर का मीडियम क्या है? डेंसर। तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम पे, तो वो बेंड्स होती है नॉर्मल की तरफ, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। वही दूसरे रिफ्लेक्शन में जो हमारी लाइट रे है, जब वो ग्लास से एग्जिट करती है तो वो दोबारा री एंटर होती है अपने सराउंडिंग में। इस वजह से अगेन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तब वो कहाँ से जाती है? डेंसर से रेयर पे जाती है। इस कंडीशन पे ये हो जाएगी बेंड्स अवे नॉर्मल। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि व्हेन a light ray passes through a rectangular passes through a rectangular glass slab immersed in any medium, it it undergoes refraction twice, once when entering the glass and again when exiting it। ठीक है, अब दोनों केसेस में होगा क्या, पहले हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के केस में when the light ray when the light ray enters the denser glass medium from the surrounding medium, it bends towards the normal और सेकेंड रिफ्रैक्शन में when the light ray exits the glass and re-enters and the surrounding medium, it bends away from normal।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be bent at the interface of air and water। क्या बोला गया है कि जब पेंसिल को हम वाटर में डिप करते हैं किसी भी ग्लास के अंदर, तो वो हमें बेंट होती हुई दिखाई देती है, जहां पे हमारा एयर और वाटर का क्या होता है, इंटरफेस होता है। विल द पेंसिल अपीयर टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। हमें ये बोला गया है कि अगर हम वाटर की जगह टर्पेंटाइन या फिर केरोसिन का यूज करें तो क्या हमें सेम एक्सटेंट पे हमारी पेंसिल बेंट होती हुई दिखाई देगी? तो जो हमारी पेंसिल है, जब हम उसे वाटर में डिप करते हैं तो वो हमें बेंट दिखाई देती है एयर और वाटर के इंटरफेस के बीच में। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का होगा या टर्पेंटाइन का होगा, वो वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी पेंसिल है वो हमें बेंड होती तो दिखाई देगी, लेकिन केरोसिन और टर्पेंटाइन के केस में वाटर के केस से डिफरेंट होगी। इस वजह से पेंसिल जो है हमें सेम एक्सटेंट पे बेंड होती हुई वाटर और उसमें नहीं दिखाई देगी। हमें ये पूरा मेंशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द पेंसिल when dipped in water in a glass tumbler appears to be appears to be bent at the interface of air and water due to the refraction of light. The the refractive index of different mediums is different मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, डिफरेंट है। सो द रिफ्लेक्टिव index of kerosene and turpentine is more than the water due to this the pencil will appear to bend more in case of kerosene or turpentine than that in case of water. Therefore, the pencil will not appear to be bent appear to be bent to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine।
लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का 25, जिसमें बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ दी है हमें 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ is equals to में 20 सेंटीमीटर can produce a magnified virtual as well as real image। उसकी वजह से हमारा मैग्निफाइड वर्चुअल और साथ ही साथ रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? अगर हाँ, तो वेयर शेल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा ताकि हमें ये इमेज की फॉर्मेशन देखने को मिले। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात है, तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। ठीक है, और जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड भी होगी। अब सेम ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। तो हमें वर्चुअल और एज वेल एज रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो या तो 0 और 20 के बीच में होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, या फिर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में होगा, या तो फिर वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस पूरे स्टेटमेंट को कि इफ इन कॉन्वेक्स लेंस when the object is kept between the optical center and the focus, the virtual, erect and magnified image is formed. Magnified image is formed. The same object when kept between the focus and the center of curvature will produce the real inverted and magnified image. Therefore, the statement is correct. And to obtain the magnified virtual as well as real image, the object must be kept between 0 to 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हुए हमारे 25 लाइट वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सभी तरीके के लेंस और मिरर के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा ह्यूमन आई। उसमें भी हम ह्यूमन आई के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के अंदर सभी चैप्टर्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरेटिकल पार्ट को क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें वो होगा हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड।